हेलो फ्रेंड्स, वन सेकेंड रोहित कुशवाहा फ्रॉम RSIS अकेडमी। आज का जो हमारा वीडियो है वो विश्व भारत के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के ऊपर है। हमारा पिछला वीडियो भी इसी पर था जिसमें हमने आगरा किला के बारे में पढ़ा था। आज के हमारे वीडियो की शुरुआत अजंता गुफाओं से होती है। अजंता गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं, जो एक पाषाण कटित स्थापत्य गुफा है। यह स्थल द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व के हैं और यहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रण और शिल्पकारी के उत्कृष्ट नमूने मिलते हैं। इसके साथ ही सजीव चित्रकारी के भी नमूने मिलते हैं। यह गुफा अजंता नामक गांव के निकट ही है, जिससे इसका नाम अजंता गुफाएं पड़ा है और ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। अजंता गुफाएं सन 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया है। नेशनल ज्योग्राफिक अजंता की गुफाओं पर लिखता है कि आस्था का भाव ऐसा था कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे शताब्दियों तक अजंता समेत लगभग सभी बौद्ध मंदिर हिंदू राजाओं के शासन और आश्रय के अधीन ही बनवाए गए हैं। अजंता गुफाएं घने जंगल में घिरी है। अश्वनाल आकार घाटी में अजंता गांव 3.5 किलोमीटर दूर बसा हुआ है। यह गांव महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर से 106 किलोमीटर दूरी पर बसा है। इसका निकटतम कस्बा जलगांव है, जो 60 किलोमीटर दूरी पर है, और भुसावल 70 किलोमीटर दूरी पर है। इस घाटी की तलहटी में पहाड़ी धारा वाघूर बहती है। यहाँ कुल 29 गुफाएं हैं, जिनको इंडियन आर्कोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट ने वो गणना की है, जो कि नदी द्वारा निर्मित एक प्रपात के दक्षिण में स्थित है और इनकी नदी से ऊंचाई लगभग 35 से 110 फीट की है। अजंता का मठ जैसा समूह है जिसमें कई विहार हैं और चैत्यगृह हैं। यहाँ जो विहार हैं वो आवास स्थल होता था, रेजिडेंस होता था, और चैत्यगृह में हम स्तूप स्मारक बना रहता था बौद्धों का, जो कि 2 चरणों में बने हैं। प्रथम चरण को गलती से हीनयान चरण कहा जाता है, जो कि बौद्ध धर्म के हीनयान मत से संबंधित है। वस्तुतः हीनायन स्थिर विद्वाद का एक शब्द है, जिसमें बुद्ध की मूर्त रूप से कोई निषेध नहीं है। अजंता गुफा की संख्या 9, 10, 12, 13, 15 जिसे ये अंतिम गुफा थी जिसे 1956 में खोजा गया था, को अभी तक संकित नहीं किया गया है। इन खुदाइयों में बुद्ध के स्तूप या मठ रूप में दर्शित किया गया। दूसरे चरण की खुदाई लगभग 3 शताब्दियों की स्थिरता के बाद खोजी गई। इस चरण को भी गलत रूप से महायान चरण, जो कि बौद्ध धर्म का दूसरा बड़ा धड़ था, जो कि कमतर कट्टर और बौद्ध को सीधे काय आदि के रूप में चित्रों या शिल्पों में दर्शित करने की अनुमति देता है। कई लोग इसके चरण को वाकाटक चरण भी कहते हैं। यह वत्सकुल्म शाखा के शासित वंश वाकाटक के नाम पर है। इस द्वितीय चरण की निर्माण तिथि कई शिक्षाविदों में विवादित है। हाल ही के वर्षों में कुछ बहुमत के संकेत इसे 5वीं शताब्दी में मानने लगे हैं। वॉल्टर एम स्पिंग, एक अजंता विशेषज्ञ के अनुसार, महायान गुफा 462 से लेकर 480 ईस्वी के बीच निर्मित हुई है। महायान चरण की गुफाएं संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 और 29 है। गुफा संख्या 8 को लंबे समय तक हीनायन चरण की गुफा समझा गया, किंतु वर्तमान के तथ्यों के आधार पर इसे महायान घोषित किया गया। महायान हीनायन चरण में 2 चैत्यगृह मिले हैं, जो गुफा संख्या 9 और 10 में थे। इस चरण की गुफा संख्या 12, 13 और 15 में विहार मिले हैं। महायान चरण में 3 चैत्यगृह हैं, जो 19, 26 और 29 नंबर की गुफा मिले हैं। अंतिम गुफा अनावासित थी अपने आरंभ से ही। अन्य सभी गुफाएं 1 से 3, 5 से 8, 11, 14 से 18, 20 से 25, 27 से 28 में विहार है। खुदाई मिले विहार कई नापों के, इनमें सबसे बड़ा 52 फीट का है। प्राय सभी वर्गाकार के हैं, आकार के हैं। इनके रूप में भी भिन्नता है, कई साधारण है तो कई अलंकृत, तो कुछ के द्वार में मंडप बने हैं तो कईयों के द्वार में मंडप नहीं बने हैं। सभी विहारों में एक आवश्यक घटक है बृहद हॉल कमरा। वाकाटक चरण वाले में कईयों में पवित्र स्थान नहीं बने, क्योंकि वे केवल धार्मिक सभाओं और आवास मात्र हेतु बने थे। बाद में उनमें पवित्र स्थान जोड़े गए हैं, फिर तो यह एक मानक बन गया। इस पवित्र स्थान में केंद्रीय कक्ष में बुद्ध की मूर्ति होती है, प्राय धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में बैठे हुए हैं। इन गुफाओं में नवीनतम फीचर्स हैं वहाँ किनारे की दीवारों, द्वार मंडपों पर और प्रांगण में गौण पवित्र स्थल भी बने दिखते हैं। कई विहारों की दीवारों के फलक नक्काशी से अलंकृत हैं और दीवारों और छतों पर भित्ति चित्रण किया गया है। प्रथम शताब्दी में हुए
बौद्ध विचारों के अंतर से बुद्ध को देवता का दर्जा दिया जाने लगा और उनकी पूजा होने लगी, और परिणाम स्वरूप बुद्ध की पूजा अर्चना का केंद्र बनाया गया, जिससे महायान की उत्पत्ति हुई। पूर्व शिक्षाविदों ने गुफाओं को 3 समूहों में बांटा था, किंतु साक्ष्यों को देखते हुए और शोधों के चलते उसे नकार दिया गया। उस सिद्धांत के अनुसार 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक एक समूह, द्वितीय समूह 6वीं शताब्दी का है और तृतीय समूह 7वीं शताब्दी का माना जाता है। आंग्ल भारतीयों द्वारा विहारों हेतु प्रयुक्त अभिव्यंजन गुफा मंदिर अनुपयुक्त माने गए हैं। अजंता एक प्रकार का महाविद्यालय मठ था। हेन सांग बताता है कि दिन्नांग एक प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक तत्वज, जो कि एक तर्कशास्त्र पर कई ग्रंथों का लेखक था, वहाँ रहता था और वह अभी अन्य साक्ष्यों से प्रमाणित होना शेष है। अपने चरम पर विहार सैकड़ों को समायोजित करने की सामर्थ्य रखते थे। यहाँ शिक्षक और छात्र एक साथ रहते थे। यह अति दुखद है कि कोई भी वाकाटक चर की गुफा पूर्ण नहीं है, और यह इस कारण है कि शासक वाकाटक वंश एकाएक शक्तिविहीन हो गया और जिससे उसकी प्रजा में संकट आ गया। इसी कारण सभी गतिविधियां बाधी होकर एकाएक रुक गई और यह समय अजंता का अंतिम काल बना। अजंता की प्रथम गुफा की बात करें तो यह एक प्रथम कदम है, जिसका अन्य गुफाओं के समयानुसार क्रम से कोई मतलब नहीं है। यह अश्वनाल आकार के ढाल पर पूर्वी ओर से प्रथम गुफा है। स्पिंग के अनुसार यह एक स्थल पर बनी अंतिम गुफाओं में से एक और वाकाटक चरण के समाप्ति की ओर है। हालांकि कोई शिलालेख साक्ष्य उपस्थित नहीं है, फिर भी यह माना जाता है कि वाकाटक राजा हरिसेन इस उत्तम संरक्षित गुफा के संरक्षक रहे हैं। इसका प्रबल कारण यह है कि हरिसेन आरंभ से अजंता के संरक्षण में सम्मिलित नहीं था, किंतु लंबे समय तक इससे अलग नहीं रह सका, क्योंकि यह स्थल उसके शासनकाल की गतिविधियों से भरा रहा और उसकी बौद्ध प्रजा को उस हिंदू राजा का एक पवित्र कार्य को आश्रय देना प्रसन्न कर सकता था। यह दर्शित है कि वह कई विषयों के रास्ते थे। इस गुफा में अत्यंत विस्तृत नक्काशी का कार्य किया गया, जिससे कई अति उभरे हुए शिल्प भी हैं। यह बुद्ध के जीवन के संबंधित कई घटनाओं पर चित्रण किया गया और साथ ही अनेक अलंकरण नमूने भी हैं। इसके द्विस्तंभी द्वार मंडप, जो 19वीं शताब्दी तक दृश्य थे, अब लुप्त हो चुके हैं। इस गुफा के आगे एक खुला स्थान है, जिसके दोनों ओर खंभेदार गलियारे हैं। इनका स्तर अपेक्षाकृत ऊंचा था। इसके द्वारे मंडप के दोनों ओर कोठरियाँ, इसके अंत में खंभेदार प्रकोष्ठों की अनुपस्थिति बताती कि यह मंडप अजंता के अंतिम चरणों के साथ नहीं बना था, जबकि खंभेदार प्रकोष्ठ एक नियमित अंग बन चुके थे। पूर्व का अधिकांश क्षेत्र कभी मुराल से भरा रहा होगा, जिसके कई अवशेष अभी भी शेष हैं। यहाँ 3 द्वारपथ हैं और एक केंद्रीय और 2 किनारे हैं। इन द्वारपथों के बीच 2 वर्गाकार खिड़कियाँ लगी हुई हैं, जिनसे अंतस उज्ज्वलित होता था। हॉल की प्रत्येक दीवार लगभग 40 फीट लंबी और 20 फीट ऊंची है। 12 स्तंभ अंदर एक वर्गाकार कोलेनेट बनाते हैं, जो छत को सहारा देते हैं। साथ ही दीवारों के साथ साथ एक गलियारा सा बनाते हैं। पीछे की दीवार पर एक गर्भगृह नुमा छवि तराशी गई है, जिसमें बौद्ध अपनी धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में बैठे दर्शित। पीछे बाईं और दाईं दीवारों में 4-4 कमरे बने हैं। यह दीवारें चित्रकारी से भरी हैं, जो कि संरक्षण की उन्नतम अवस्था में है। दर्शित दृश्य अधिकतर उपदेशों, धार्मिक एवं अलंकरण के हैं। इनके विषय जातक कथाएं, गौतम बुद्ध के जीवन आदि संबंधित हैं। गुफा संख्या 2 की बात करें तो गुफा संख्या 1 से लगी ही गुफा संख्या 2 की दीवारें, छतों और स्तंभों पर संरक्षित अपनी चित्रकारी के लिए बेहद प्रसिद्ध है। यह अत्यंत ही सुंदर दिखती है और एवं गुफा संख्या 1 के लगभग समान ही दिखती, किंतु संरक्षण की कहीं स्थिति में ये उससे कहीं बेहतर है। इस गुफा में 2 द्वार संख्या हैं, जो कि संख्या 1 से बहुत अलग है, बल्कि अलंकरणों के नक्काशी में उससे भी अलग दिखती है। इस गुफा के सहारे दिए गए 2 अच्छे खासे मोटे स्तंभ हैं, जो कि भारी नक्काशी से अलंकृत हैं। हाँ, आकार, नाम और भूमि योजना में अवश्य पहले गुफा से काफ़ी मिलती है। सामने का पोर्च दोनों ओर स्तंभों से युक्त प्रकोष्ठों से युक्त है। पूर्व में रिक्त छोड़े स्थानों पर बने कमरे आवश्यक होने पर बाद में स्थान की आवश्यकता होने पर ही बने होंगे, क्योंकि बाद में आवास की अधिक आवश्यकता बड़ी होगी। सभी बाद की वाकाटक निर्माणों में पोर्च के अंत में प्रकोष्ठ आवश्यक बन गए हैं।
इसकी छतों और दीवारों में बनी भित्ति चित्र का पर्याप्त मात्रा में प्रकाशन हुआ है। इनमें बुद्ध के जन्म से पूर्व बोधिसत्व के रूप में अन्य जन्मों की कथाएं भी हैं। कोर्स की पीछे की दीवार के पीछे एक द्वार पथ है जिसमें हॉल में प्रवेश होता है। द्वार के दोनों ओर वर्गाकार चौड़ी खिड़कियां हैं जो प्रचुर प्रकाश उपलब्ध कराती हैं। इसके साथ ही सुंदरता एवं सम्मिति लाती हैं। अब बात करते हैं हमारी अगली विश्व विरासत स्थल की, जो है अजंता के साथ ही उनका नाम लिया जाता है, वो है एलोरा की गुफाएं। तो एलोरा या एमलोरा मूल नाम इनका वैरुल है, एक पुरातात्विक स्थल है जो भारत के महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले से 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इन्हें राष्ट्रकूटों के शासक द्वारा बनवाया गया था और अपनी स्मारक गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है और एलोरा यूनेस्को द्वारा ही घोषित एक विश्व विरासत स्थल है। ये भी सन 1983 में ही अजंता के साथ ही विश्व विरासत स्थल की सूची में सम्मिलित हुई थी। एलोरा भारतीय पाषाण शिल्प स्थापत्य कला का सार है। यहाँ 34 गुफाएं हैं जो असल में एक अर्ध ऊर्ध्वाकार खड़ी चरणादी पर्वत का एक फलक है। इसमें हिंदू, बौद्ध और जैन गुफा मंदिर है। ये 5वीं और 10वीं शताब्दी में बने थे। यहाँ 12 बौद्ध गुफाएं हैं, 1 से 12 जो है। 17 हिंदू गुफाएं हैं जो 13 से 29 तक उनकी संख्या है। 5 जैन गुफाएं हैं जिनकी संख्या 30 से 34 तक है। ये सभी आसपास बनी हैं और अपने निर्माण काल की धार्मिक सौहार्द को दर्शाती हैं। एलोरा के 34 मठ और मंदिर औरंगाबाद के निकट 2 किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए हैं। इन्हें ऊंची बेसाल्ट की खड़ी चट्टानों की दीवारों को काट कर बनाया गया था। दुर्गम पहाड़ियों वाला एलोरा 600 से 1000 ईस्वी के काल का है और यह प्राचीन भारतीय सभ्यता का एक जीवंत प्रदर्शन करता है। बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म को भी समर्पित पवित्र स्थान एलोरा परिसर न केवल अद्वितीय कलात्मक सृजन और एक तकनीकी उत्कृष्टता है, बल्कि यह प्राचीन भारत के धैर्यवान चरित्र की व्याख्या भी करता है और यह यूनेस्को की विश्व विरासत की सूची में भी शामिल किया गया है। अगला जो हमारे पास स्थल है वो है भारत की शान ताजमहल। तो ताजमहल भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा शहर में स्थित है और यह विश्व धरोहर एक मकबरा है। इसका निर्माण मुगल शासक शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था। ताजमहल मुगल वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। इसकी वास्तुशैली पारसी, तुर्की, भारतीय और इस्लामी वास्तुकला के घटकों का अनोखा सम्मेलन है। सन 1983 में ताजमहल यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बना और इसके साथ ही इसे विश्व धरोहर के सर्वत्र प्रशंसा पाने वाली अत्युत्तम मानवीय कृतियों में से एक बताया गया। ताजमहल को भारत की इस्लामी कला का रत्न भी कहा जाता है। साधारणतः देखे गए संगमरमर की सीढ़ियों की बड़ी बड़ी पत्तों से ढक कर बनाए गए इमारतों की तरह न बनाकर इसका श्वेत गुंबद एवं टाइल आकार के संगमरमर से ढका हुआ है। केंद्र में बना मकबरा अपनी वास्तु श्रेष्ठता की में सौंदर्य और समायोजन का परिचय देता है। ताजमहल इमारत समूह के संरक्षण की खास बात है कि यह पूर्णतः सममिति है और इसका निर्माण 1648 के लगभग पूर्ण हुआ। उस्ताद अहमद लाहौरी को प्राय इसका प्रधान रूपांकन करता माना जाता है। ताजमहल परिसीमित आगरा नगर के दक्षिण छोर पर एक छोटे भूमि पठार पर बनाया गया है। शाहजहां ने इसके बदले जयपुर के महाराजा जय सिंह को आगरा शहर के मध्य एक बृहद महल दिया। लगभग 3 एकड़ के क्षेत्र में खोदा गया एवं उसके कूड़ा करकट भरकर उसे नदी सतह से 50 मीटर ऊंचा बनाया गया, जिससे कि सीलन आदि से इसे बचाया जा सके। मकबरे के क्षेत्र में 50 कुएं खोदकर कंकड़ पत्थरों से भरकर नींव स्थान बनाया गया। फिर बांस के परंपरागत पैड के बजाय एक बृहद बड़ा ईंटों का मकबरा समान ही ढांचा बनाया गया। यह ढांचा इतना बड़ा था कि अभियांत्रिकों के अनुमान से उसे हटाने में सालों लग गए। इसका समाधान यह हुआ कि शाहजहां के आदेशानुसार स्थानीय किसानों को खुली छूट दे दी गई। एक दिन में कोई भी चाहे जितनी ईंटें उठा सकता है और वह ढांचा रात भर में ही साफ हो गया और सारी निर्माण सामग्री और संगमरमर को नियत स्थान पर पहुंचाने हेतु एक 15 किलोमीटर लंबा मिट्टी का ढाल बनाया गया। 20 से 30 बैलों की खास निर्मित गाड़ियों को जोतकर शिलाखंडों को यहाँ तक लाया गया। एक विस्तृत पैड और बल्ली से बनी
चरखी चलाने वाली प्रणाली बनाई गई, जिससे कि खंडों को इच्छित स्थानों पर पहुंचाया गया। नदी से पानी लाने हेतु रहट प्रणाली का प्रयोग किया गया और उससे पानी ऊपर के बड़े टैंकों में भरा जाता है। फिर भी यह 3 गौण टैंकों में भरा गया और जहाँ से नालियों द्वारा या पाइपों द्वारा स्थान तक पहुँचाया गया। आधारशिला और मकबरे के निर्मित होने में 12 साल लगे। शेष इमारतों और भागों को अगले 10 सालों में पूर्ण किया गया। इससे पहले मीनारे और फिर मस्जिद और फिर जवाब एवं अंत में मुख्य द्वार बने, क्योंकि यह समूह कई अवस्थाओं में बना, इसलिए इसकी निर्माण समाप्ति तिथि को कई भिन्नताएं हैं। यह इसलिए है क्योंकि पूर्णतः के कई पृथक मत है। उदाहरणतः मुख्य मकबरा 1643 में पूर्ण हुआ, किंतु शेष समूह इमारतें बनती रहीं। इसी प्रकार इसके निर्माण कीमत में भी भिन्नता आई, क्योंकि इसकी कीमत तय करने में समय के अंतराल में काफ़ी फर्क आ गया। फिर भी कुल मूल्य लगभग 3 अरब 20 करोड़ उस समय अनुसार आका गया था, जो कि वर्तमान में खरबों डॉलर से भी अधिक हो सकता है यदि वर्तमान मुद्रा में इसे बदला जाए तो। ताजमहल को संपूर्ण भारत और एशिया में लाई गई सामग्री से निर्मित किया गया। 1000 से अधिक हाथी निर्माण के दौरान यातायात हेतु प्रयोग किए गए। पराभासी श्वेत संगमरमर को राजस्थान से लाया गया। जैस्पर को पंजाब से, हरिताश्म या जेड एवं स्फटिक और क्रिस्टल को चीन से, टिप से फिरोज अफगानिस्तान से, लैपिस लजूली श्रीलंका से, नीलम को अरबिया से, इंद्रगोप या कार्नेलियम भी लाए गए। कुल मिलाकर 28 प्रकार के बहुमूल्य पत्थर और रत्न श्वेत संगमरमर में जड़े गए हैं। उत्तरी भारत में लगभग 20,000 मजदूरों की सेना अनवरत कार्यरत रही। बुखारा से शिल्पकार, सीरिया और ईरान से सुलेखनकर्ता, दक्षिण भारत से पच्चीकारी कारीगर, बलूचिस्तान से पत्थर तराशने वाले एवं काटने वाले कारीगर इनमें शामिल थे। कंगूरे, बुर्जी और कलश आदि बनाने के लिए दूसरा जो केवल संगमरमर पर पुष्प तराशता था इत्यादि 27 कारीगरों में से कुछ थे जिन्होंने सूजन इकाई जिनकी सूजन इकाई गठित की गई थी। कुछ खास कारीगर जो कि ताजमहल निर्माण में अपना स्थान रखते थे। तो मुख्य गुंबद के अभिकल्पक इस्माइल खां थे, जो कि ऑटोमन साम्राज्य के प्रमुख गोलार्ध एवं गुंबद अभिकल्पक थे। फारस के उस्ताद ईसा मोहम्मद अफैदी दोनों ईरान से थे, जो कि ऑटोमन साम्राज्य के कोचा मेमार सिनान आगा द्वारा प्रतिष्ठित किए गए थे। इनका बार बार यहाँ के मूल अभिकल्पना से उल्लेख आता है। इस दावे के पीछे बहुत ही कम साक्ष्य हैं। बेनारूस फारस, जो कि ईरान से थे, से पूर्व के पर्यवेक्षण वास्तुकार नियुक्त किया गया था। कासिम खान लाहौर के निवासी ने ठोस सुवर्ण कलशों का निर्माण किया। चिरंजी लाल दिल्ली के लैपिडरी प्रधान शिल्पी या पच्चीकारक इन्हें घोषित किया गया था। अमानत खान, जो कि शिराज ईरान से था, मुख्य सुलेखन करता था। उसका नाम भी मुख्य द्वार में सुलेखनकर्ता के अंत में खुदा है। मोहम्मद हनीफ राजमिस्त्रियों का पर्यवेक्षक था। साथ ही मीर अब्दुल करीम और मुकर इमद खान शिराज ईरान से इनके हाथों में प्रतिदिन का वित्त और प्रबंधन था। ताजमहल के पूरा होने के तुरंत बाद ही शाहजहां को अपने पुत्र औरंगजेब द्वारा बर्खास्त कर आगरा के किले में नजरबंद कर दिया गया। शाहजहां की मृत्यु के बाद उसे अपनी पत्नी के बराबर ही दफना दिया गया। अंतिम 19वीं शताब्दी होते होते ताजमहल की हालत काफ़ी जीर्ण शीर्ण हो गई थी। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ताजमहल को ब्रिटिश सैनिकों एवं सरकारी अधिकारियों द्वारा काफ़ी विरोपण सहना पड़ा। इन्होंने बहुमूल्य पत्थर और रत्न तथा लैपिस लग्जरी को खोदकर दीवारों से निकाल दिया। 19वीं सदी के अंत में ब्रिटिश वायसराय जॉर्ज नेथानियल कर्जन ने बृहत प्रत्यावर्तन परियोजना आरंभ की और 1908 में पूर्ण हुई। उसने आंतरिक कक्ष में एक बड़ा दीपक या चिराग स्थापित किया, जो काहिरा में स्थित एक मस्जिद जैसा ही था। इसी समय यहाँ के बागों को ब्रिटिश शैली में बदला गया और वही आदर्शित है। सन 1942 सरकार ने मकबरे के इर्द गिर्द एक मचान सहित पैड बल्ली का सुरक्षा कवच तैयार करवाया। यह जर्मन और बाद में जापानी हमले की सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया गया था। 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भी यही किया गया था, जिससे कि वायु बम वर्षों को भ्रमित किया जा सके। इसके वर्तमान खतरे वातावरण से प्रदूषण से हैं, जो कि यमुना नदी के तट पर है, और अम्ल वर्षा से, जो कि मथुरा तेल शोधक कारखाने से निकले धुएं के कारण होती है।
इसका सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार कड़ा विरोध हुआ है। 1983 में ताजमहल को विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया था। तो ये हुए आपको अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं और ताजमहल के बारे में जानकारी। ये तीनों जो स्थल हैं ये विश्व विरासत की सूची में शामिल किए गए हैं 1983 में ही। तो आगरा का किला, अजंता गुफाएं, एलोरा गुफाएं और ताजमहल, ये चारों स्थल 1983 में जो भारत के लिए पहली सूची निकाली थी यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थलों की, उनमें ये चारों शामिल हैं। हमारा जो अगला वीडियो रहेगा उसमें हम कोणार्क सूर्य मंदिर से चालू करेंगे, क्योंकि अभी हमें कुल 39 स्थल पढ़ने हैं, जिनमें से अभी तक हमने 2 वीडियो में 4 स्थल पढ़े हैं। हमारा जो पहला वीडियो था वो आगरा किले पर ही सिर्फ केंद्रित था। ये जो दूसरा वीडियो है इसमें हमने अजंता, एलोरा और ताजमहल को पढ़ा है। तो हमारा जो अगला वीडियो रहेगा वो कोणार्क के सूर्य मंदिर पर रहेगा। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज RSIS अकेडमी को लाइक कीजिए या हमारी वेबसाइट www.rsacademygroup.com में विजिट कीजिए। थैंक यू।